हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि काफ़ी हद तक आपको परीक्षा में सहायता भी करेगा और अच्छे नंबर लाने में मदद भी करेगा। चलो हम चलते हैं सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, हु वर किल्ड इन द इंसिडेंट्स। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये लिया गया है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हनी ड्यू, उसका जो दूसरा लेसन है सुनामी, उस पाठ में से। यानी हु वर किल्ड इन द इंसिडेंट, वो जो दुर्घटना थी, वो जो सुनामी लहरें आई थी, उसमें कौन मारा गया था। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा चौथा, यानी ऑल ऑफ देम। यानी उसमें उसके दोनों बच्चे, उस बच्चों की माँ और उसकी माँ का भाई, यानी कि उसकी मामा, तो इसमें सारे मारे गए थे। तो इसमें चौथा जो उत्तर है ऑल ऑफ देम, वो आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। हाउ डिड टिली बिकम अवेयर ऑफ द अपकमिंग कैलेमिटी। यानी जो टिली था उसको आने वाली जो विपदा है उसके बारे में कैसे पता चला। इसका जो उत्तर होगा वो होगा चौथा जो उत्तर है थ्रू बुक्स। यानी कि उसने, यानी टिली ने ये किताबों में पढ़ा था इस विपदा के बारे में, तो इस विपदा का पता उसको किताबों से जो पढ़ा था उसकी सहायता से मिला था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3, जो है हु वाज सेव्ड विद इग्नेजियस। यानी इग्नेजियस, हु वाज सेव्ड विद इग्नेजियस, इग्नेजियस के साथ कौन बचा था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा, जो दूसरा ऑप्शन है 3 अदर चिल्ड्रेन। यानी जो 3 अन्य बच्चे थे वो उस इग्नेजियस के साथ बचे थे। चौथा क्वेश्चन, जनवरी 25 एंड 1915 वाज द डेट ऑन विच। यानी 25 जनवरी 1915 कौन सी डेट थी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर का, जेम्स लेटर केम टू कोने। ये जो जेम्स लेटर केम टू कोने, यानी कि जो 25 जनवरी 1915 की जो तारीख थी, ये वो डेट थी, वो तारीख थी जब जिम का जो लेटर है, पत्र है, वो कोने को मिला था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जिम ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यानी कि जिम के अनुसार एक जो क्रिसमस की सुबह है वो कैसी होनी चाहिए। ये अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पहला लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें से लिया गया है। तो सुबह कैसी होनी चाहिए, इसमें ए नंबर का जो आंसर है वो इसमें आएगा, यानी कोल्ड एंड फ्रोस्टी। यानी कि वो ठंड, सुबह है वो ठंडदार होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए और कोहरे वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज द फ्रिट्स बिगेन इट। इन द अबव सेंटेंस फ्रिट्स रेफर्स टू। यानी इस वाक्य में जो फ्रिट्स शब्द है वो लेखक ने किसके लिए इस्तेमाल किया है। तो इसका जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में वो ए नंबर का होगा द जर्मन सोल्जर। यानी कि यहाँ पर जो फ्रिट्स है वो किसको संबोधित करता है, जो जर्मन सैनिक है उसको। क्वेश्चन नंबर 7, मेघना सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम सुनामी। मेघना ने अपने आप को सुनामी से किस तरीके से बचाया। इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर का। बी नंबर का ऑप्शन कौन सा है, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। यानी कि वो एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े रही और उस त्रासदी से, सुनामी से बच गई। क्वेश्चन नंबर 8, द सुनामी वेव्स वर ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक। यानी जो सुनामी, जो लहरें आई थी,
जो अपना दूसरा पार्ट है द सुनामी, उसके अनुसार जो सुनामी लहरें आई थी तो उसमें जो भूकंप था वो कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में या किसके कारण आया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए नंबर का ऑप्शन अपना, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, कि जो उत्तरी सुमात्रा द्वीप था वो इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, परिमल घोष वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग बिपिन बाबू, यानी कि जो परिमल घोष था वो बिपिन बाबू को क्या बनाने में, यानी कि बिपिन बाबू के साथ क्या करने में सफल हुआ। तो 9 नंबर का जो उत्तर है वो होगा सी नंबर का ऑप्शन, दैट ही हैड रियली बीन टू रांची। वो मतलब बिपिन बाबू को ये बात महसूस कराने में सफल हो गया कि वो पहले रांची गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, द रोस्ट सफरर अंडर द ब्रिटिश रूल वर। बच्चों ये जो पर्सन है वो लिया गया है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो तीसरा लेसन है ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट। तो इसके अनुसार द रोस्ट सफरर अंडर द ब्रिटिश रूल वर, कि ब्रिटिश नियमों से सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो कौन था। तो 10 नंबर के इस क्वेश्चन में इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर का ऑप्शन। डी नंबर के ऑप्शन में क्या दे रखा है, द पुअर फार्मर एंड आर्टिसंस, यानी कि जो गरीब किसान हैं और जो कारीगर हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, इन द अर्ली 19th सेंचुरी राजा राम मोहन रॉय वाज, यानी 11 का जो प्रश्न है वो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो लेसन नंबर 3 है उसी से लिया गया है वापस, कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कि 19th जो सेंचुरी है 19वीं शताब्दी है उसके शुरू में जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या कार्य उन्होंने किया, उनके द्वारा मतलब समाज को कौन सा योगदान दिया गया। तो इस 11 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी नंबर का ऑप्शन होगा, एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर, वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक या समाज सुधारक थे। अब चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न की ओर। द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम्ड द ब्रिटिश बिकॉज, ये जो प्रश्न है ये भी अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसके उसी तीसरे पार्ट ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट से लिया गया है, कि द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम द ब्रिटिश बिकॉज, यानी कि जो हमारा व्यवसाय करने वाला समुदाय था उन्होंने ब्रिटिश लोगों का स्वागत किया, तो वो किस कारण से उन्होंने किया। तो इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें आएगा, द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट ए डिग्री ऑफ पीस। 13 नंबर का प्रश्न, चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज। 13 का प्रश्न जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक का जो लेसन नंबर 4 है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी उससे लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज, कि जो चुन्नीलाल है वो बार बार बिपिन बाबू के पास आता है तो वो क्यों आता है, क्यों आते हैं वो। तो इसका जो उत्तर है 13 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो डी नंबर का होगा, ही वांटेड टू हेल्प हिम गेट ए जॉब। वो इस बिपिन बाबू के पास बार बार इसलिए आते हैं ताकि उसे काम मिलने में वो बिपिन बाबू उनकी सहायता कर सके। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स द क्लाइंबर्स गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, ये जो प्रश्न है बच्चों वो अपनी जो बुक है हनी ड्यू उसका जो 5वां लेसन है द समिट विद इन उससे लिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स द क्लाइंबर्स गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, कि जो पर्वतारोही है वो पर्वतों पर चढ़ते समय किन से प्रेरणा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में जो बी का ऑप्शन है डिफ़िकल्टीज ऑफ क्लाइंबिंग, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद हम लेते हैं 15 नंबर का प्रश्न, अंडर रेगुलेशन 3 ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, ये उसी पार्ट में से यानी कि लेसन नंबर 3 ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट इसमें से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होगा, अंडर रेगुलेशन 3 ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, की जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा जो रेगुलेशन 3 जो लाया गया था उसमें कौन सा प्रावधान था। तो इस 15 नंबर का जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर का, इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट,
कि भारतीयों को कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। अब इसके बाद में देखो जो प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 है वो एक पैसेज दे रखा है और उसी पैसेज के आधार पर हमें इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, इट सीम्ड to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone. He said, I am glad you found him. तो इसमें 16 नंबर का प्रश्न है Who was Penny, कि पेनी है वो कौन था। तो ये जो पैसेज है डियर स्टूडेंट्स वो लिया गया है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो छठा पाठ है, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है दिस इज जोडीज फोन, उससे लिया गया है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि पेनी है वो कौन था। तो हमने जब इस पाठ का अध्ययन किया था तब हमने जाना था कि पेनी है वो कौन था, वो जोडी के पिताजी थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सीधा कि पेनी वाज फादर ऑफ जोडी, कि पेनी है वो जोडी के पिता थे। 17 नंबर का प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 इन दोनों के उत्तर हमें इसी जो पैसेज दे रखा है इसके आधार पर ही देने हैं। 17 का क्वेश्चन है वाज पेनी प्लीज टू सी द फोन और वाई, कि क्या पेनी फोन को उस मृग साव को देखकर खुश हुए और अगर खुश हुए तो क्यों हुए। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार दिया जा सकता है, हम इस प्रकार से देंगे कि क्या पेनी जो है यानी जोडी के पिता है वो फोन को देखकर उस मृग साव को देखकर खुश हुए थे। तो इसका पहले तो हो जाएगा यस, यानी कि वो उसको देखकर खुश हुए थे। और फिर आगे हम इसका एक भाग और लिखेंगे बिकॉज इट रिलैक्स्ड हिज सन, क्योंकि इस बात ने उसके पुत्र को थोड़ा आराम दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 कि फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ग्रिप्ड, कि हमें इस पैसेज में उस शब्द को ढूंढना है जिसका अर्थ क्या हो, ग्रिप्ड हो। तो ग्रिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, कस कर पकड़ना। तो इसके लिए पैसेज में उत्तर ढूंढेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि जो क्लस्ड, पहली लाइन में जो क्लस्ड शब्द है वो बिल्कुल ग्रिप्ड के समान है। तो ये तो हो गया पहला पैसेज। अब हम चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। दूसरा पैसेज है वो भी इसी पाठ में से, यानी जो छठा पाठ है दिस इज जोडीज फोन, इसी में से लिया गया है। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, ही केम बैक टू इट एंड स्टोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। इट took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. तो इसके आधार पर बच्चों ये जो पैसेज है अगर हमारे एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो फिर हमें दूसरी बार पढ़ना चाहिए, तीसरी बार पढ़ना चाहिए और उसी के आधार पर हमें उत्तर देने चाहिए। तो ये जो अभी हमने पैसेज पढ़ा है उस पैसेज को पढ़कर हमें प्रश्न नंबर 19 और 20 इन दोनों के उत्तर देने हैं। तो चलते हैं हम पैसेज नंबर 19 की तरफ। द फोन स्टार्टेड आफ्टर, कि जो फोन है यानी कि जो मृग शावक है उसने वो पीछे चला, किसके पीछे चला। तो इस 19 का जो उत्तर हो जाएगा वो है सी, जोडी, यानी कि जोडी के पीछे पीछे चलता है। 20 का प्रश्न ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट, यानी कि जब उसका मतलब उसने महसूस किया कि उसका जो हृदय है यानी कि उसका जो दिल है उसका जो मन है वो थोड़ा क्या हुआ, आनंदित हुआ। और वो किस कारण से हुआ, ये इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का इट वाज टेकिंग वॉबलिंग स्टेप्स, यानी कि वो जो मृग शावक है वो लड़खड़ाते हुए यानी कि उसके पीछे पीछे चल रहा था। इससे जोडी को ये पता चला कि अब उसकी हालत है वो ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी 3 से 5 तक जो प्रश्न दे रखे हैं वो आगे पीछे यानी कि वो शब्दों का जो क्रम है वो आगे पीछे है। तो हमें इन शब्दों का जो क्रम है वो बिल्कुल सही सेट करना है जिससे ये एक मीनिंगफुल
सेंटेंस बन जाए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। इसमें देखो गोइंग आर टू द मार्केट, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसका सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बन जाएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर, फिर मैन वर्ब गोइंग और फिर टू और लास्ट में ऑब्जेक्ट मार्केट। तो दे आर गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से चौथा प्रश्न, इसमें लिखा है गर्ल्स ए सॉन्ग इन द सिंगिंग रूम आर। तो इसका जब हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा कि गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम, यानी कि लड़कियां कमरे में गा रही थी। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है वाज चाइल्ड फ्लाइंग काइट इधर। जब हम इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो वो होगा कि द चाइल्ड वाज फ्लाइंग ए काइट, बच्चा है वो एक पतंग उड़ा रहा था। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, 7 और 8, जिसमें कि हमें क्या करना है, कोष्टक में जो 2 या 3 शब्द दे रखे हैं उनको जो रिक्त स्थान है उसमें अर्थ के हिसाब से रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच वॉक अलोंग द सी शोर। तो इसमें जो एंड, बट और बिकॉज 3 शब्द दे रखे हैं उसमें एंड शब्द आएगा। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलोंग द सी शोर, यानी कि मैंने कहाँ जाने का निश्चय किया, जो समुद्र का किनारा है और उसके उसके किनारे के सारे चलने का निश्चय किया। 7वां प्रश्न, आई गो टू स्कूल आई वांट टू स्टडी। इसमें जो रिक्त स्थानीय शब्द आएगा वो आएगा बिकॉज। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, बिकॉज आई वांट टू स्टडी, क्योंकि मैं अध्ययन कर सकूँ इसके लिए मैं स्कूल में जाता हूँ। तो इसमें बच्चों अगर हम दिए गए सेंटेंस का, वाक्य का अगर हम हिंदी अनुवाद बना सकते हैं तो हम इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से शब्द को पुट कर सकते हैं। 8वां, ही वर्कड वेरी हार्ड कुड नॉट सक्सीड। इसमें 3 शब्द दे रखे हैं एंड, बट और बिकॉज। तो इस वाक्य में विरोधाभास है और जहाँ पर विरोधाभास होता है वहाँ पर हम बट, यानी इन 3 जो शब्द दे रखे हैं इनमें विरोधाभास जो प्रकट करता है वो बट करता है। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत ही कठोर परिश्रम किया, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे 9 से, प्रश्न नंबर 9 से लेकर 12 तक। इनमें हमें क्या करना है कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो प्रश्न नंबर 9, 10, 11 और 12 में 4 शब्द दे रखे हैं उन चारों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें एक एक मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, सेल्डम। सेल्डम का मतलब कभी कभार। तो इसका हम वाक्य बना देंगे कि ही सेल्डम गोज टू द टेम्पल, कि वो कभी कभार मंदिर जाता है। 10वां, हार्ड। हार्ड का मतलब कठिन। तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे ही इज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, कि वह एक बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति। इसमें बहुत ही हम जैसे ही है, सी है, दे है, बिल्कुल ही सिंपल से सब्जेक्ट है उनका उदाहरण लेते हुए वाक्य बना सकते हैं। 11 नंबर का है वेरी। वेरी का मतलब बहुत। तो हम इसके लिए बना सकते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर है। सी की जगह हम जैसे शीला, मीना, कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। 12वां है देयर। देयर का मतलब वहाँ। तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, कि मेरे जो विद्यालय है उसमें 20 कमरे में। तो यहाँ पर जो देयर है तो वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 से लेकर 19, यानी कि 13 से 19 जो प्रश्न है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में से अलग अलग पाठों से, लेसन से लिए गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वाज। तो ये जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कोनी मेक पर्सन डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 19। सबसे पहले लेते हैं प्रश्न नंबर 13। हु डिड कोनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर वाज, यानी कोनी मेक पर्सन ने विजिटर को क्या सोचा कि विजिटर है वो
कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड। तो उसने क्या सोचा कि जो विजिटर है, आगंतुक है, उसे अपना हस्बैंड यानी कि पति मान लिया था, जिम मैकफर्सन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल। यानी कि जो एंट्स, ये जो पार्ट है वो अपनी जो पुस्तक है हनी ड्यू, उसकी जो पहली कविता है द एंट एंड द क्रिकेट, उससे लिया गया है। क्या प्रश्न है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल, कि एंट के जो सिद्धांत है उसके बारे में अपनी क्या राय है, क्या विचारधारा। इसमें हम देख पा रहे हैं इसका उत्तर होगा ये जो सामने अपने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर, कि इन माई ओपिनियन एंड्स प्रिंसिपल आर राइट, कि मेरी विचारधारा में जो चिट्ठी है उसके जो सिद्धांत है वो बिल्कुल ही सही है। वी मस्ट सेव फॉर फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। एंड द आइडलर्स मस्ट लर्न ए लेसन, और इससे जो कामचोर लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनको एक पाठ सीखना चाहिए। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा, कि टिल्ली और उसकी मां ने कौन से ऐसे खतरे के संकेत देखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग, टिल्ली और उसकी मां ने देखा समुद्र को ऊपर उठते हुए, एंड स्वेलिंग अप फॉर्मिंग वर्लपूल्स, और जलावर्त बनते हुए देखा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारतीय राजाओं पर विजय किस प्रकार से प्राप्त की। इसका उत्तर हो जाएगा कि द राइवलरीज ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सबड्यू देम इजीली वन बाय वन, कि जो भारतीय राजाओं की आपस में जो प्रतिद्वंदिता थी उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राइवलरीज यानी प्रतिद्वंदिता का फायदा उठाया और एक एक करके सभी राजाओं को जीत लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हु वाज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन था, और व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुन्नीलाल वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, कि चुन्नीलाल हो बिपिन बाबू का बहुत ही पुराना मित्र था। ही वाज एट स्कूल विद हिम, वो स्कूल में भी उसके साथ था। ही वांटेड फ्रॉम बिपिन बाबू टू हेल्प हिम, वो बिपिन बाबू से चाहता था सहायता, किस बारे में, बाय गिविंग हिम जॉब इन हिज बैड डेज, उसके बुरे दिनों में उसे कोई काम प्रदान करने के लिए। इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न नंबर 18। वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल, यानी कि जो रोमांच होता है वो यद्यपि रिस्की होता है लेकिन फिर भी वो आनंददायक कैसे होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द एडवेंचर विच इज रिस्की। हम देख पा रहे हैं द एडवेंचर विच इज रिस्की, कि वो रोमांच जो कि रिस्की होते हैं, खतरों से भरे होते हैं, इज आल्सो प्लेजरेबल, वो हमें खुशी भी देते हैं, बिकॉज क्योंकि, इसलिए कि मैन टेक्स डिलाइट इन ओवर कमिंग ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि मनुष्य को बाधाओं को पार करने में खुशी मिलती है। आफ्टर हैविंग डन समथिंग एडवेंचर, कुछ रोमांचकारी करने के बाद, मैन फील्स द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन, मनुष्य कौन सा भाव महसूस करता है कि जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। मैन हैज़ द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और फिर मनुष्य के मन के अंदर जीत और खुशी की भावना आ जाती है। प्रश्न नंबर 19। वाई वाज मिल व्हील अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, कि जो मिल व्हील थे वो जोडी को अकेला छोड़ने से क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा मिल व्हील वाज अफ्रेड
टू लीव जोडी अलोन, कि मिलविल और जोडी को अकेला छोड़ने से इसलिए डरते थे बिकॉज ही कुड गेट लॉस्ट, कि वो खो सकता था कहीं, और बिटन बाय द स्नेक टू, या फिर किसी सांप के द्वारा भी उसको काटा जा सकता था। स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 18। वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल, यानी कि जो एडवेंचर होता है, रोमांच होता है, और जो कि रिस्की होता है वो भी हमें आनंद कैसे देता है। इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि द एडवेंचर विच इज रिस्की इज आल्सो प्लेजरेबल बिकॉज मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि मनुष्य है, मानव है, व्यक्ति है, वो जो बाधाएं होती है और उनको जब पार करता है तो उसमें उसको खुशी मिलती है। आफ्टर हैविंग डन समथिंग एडवेंचर, और कुछ साहसिक कार्य करने के बाद, मैन फील्स द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट, मनुष्य महसूस करता है कि उसने कोई युद्ध जीत लिया, एंड वोन मैन हैज़ द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और फिर मनुष्य में कैसी भावना आती है, जीत की और खुशी की भावना आती है। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 19। वाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, यानी कि जो मिलविल है, जोडी के जो पिताजी हैं, वो उसको अकेला छोड़ने से क्यों डरते थे। वो इसलिए डरते थे कि ताकि उसको कोई सांप न काट ले। तो इसका हम उत्तर कर सकते हैं कि मिलविल वाज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही कुड गेट लॉस्ट और बिटन बाय द स्नेक टू, यानी कि वो कहीं गुम न हो जाए और कोई सांप उनको न काट ले। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20 की तरफ। इसमें लिखा है, इमेजिन यू आर पुनीत फ्रॉम झुंझुनू, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि अपने आप को हमें झुंझुनू का पुनीत मानना है और क्या करना है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हमें अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, डिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के अंग्रेजी सीखने का जो महत्व है वो हमें इस पत्र के माध्यम से अपने दोस्त को बताना। तो ये लेटर हमें लिखना है, जो भी हमने जिस तरीके से लेटर सीखे हैं उन्हीं लेटर्स में से ये लेटर लिखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फी कंसेशन, यानी इस प्रश्न में हमें क्या करना है, अपने जो प्रिंसिपल है, स्कूल के जो संस्था प्रधान हैं, उनको एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें कि फी कंसेशन यानी कि फीस से छूट चाही गई हो। तो ये बच्चों हमने एप्लीकेशन याद किया होगा, वो इसी प्रश्न में इसका उत्तर फीस माफ यानी कि फीस माफ़ी की जो एप्लीकेशन है वो इसमें लिखनी है। इसके बाद में आते हैं हम प्रश्न नंबर 22 कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय फेवरेट टीचर, यानी कि हमने जो माय फेवरेट टीचर का जो निबंध जो पैराग्राफ याद किया था वो यहाँ पर लिखना है, और नीचे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इनकी सहायता हमें लेनी है, जैसे नेम, एज, टीच, मेथड ऑफ टीचिंग, पंक्चुअल, नेचर, काइंड, प्ले, स्टूडेंट्स, हेल्प, यानी कि इन शब्दों की सहायता लेते हुए हमें कौन सा माय फेवरेट टीचर निबंध है वो लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस, यानी हमें एक कहानी लिखनी है, नीचे जो आउटलाइन दी गई है उस चीज़ की। तो इन आउटलाइंस के आधार पर हम पता भी लगा सकते हैं कि ये जो कहानी है वो किस चीज़ की है। जैसे हम देखें, ए लायन स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ए माउस कम्स, शायद हमारे ध्यान में आ गया होगा कि किस चीज़ की है। जो लायन एंड माउस है वो कहानी हमें यहाँ पर लिखनी है। ये जो शब्द दे रखे हैं रिक्त स्थान छोड़कर इन शब्दों की सहायता लेते हुए अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग द टाइम ऑफ इवेंट्स, यानी नीचे जो 5 वाक्य दे रखे हैं ये सही क्रम से नहीं दे रखे। हो सकता है कि पहला जो वाक्य है वो 5वें नंबर पर आए, 5वां जो वाक्य है वो दूसरे नंबर पर आए, तो इस तरह से हमें इनको सही
रखना है सही जगह पर 1 2 3 के हिसाब से। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो 5 वाक्य हैं ये जो थ्रस्टिक रो की जो कहानी है उसी कहानी से लिए गए हैं, उठाए गए हैं। तो हम इनका अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे पहले कौन सा वाक्य लिखा जाएगा। जो वाक्य नंबर 3 पर है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो की से कहानी शुरू होती है। दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा पहला वाक्य द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा चौथा वाक्य इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। और चौथे नंबर पर लिखा जाएगा दूसरा वाक्य देयर वाज ए पोट अंडर ए ट्री। और 5वें नंबर पर लिखा जाएगा जो अभी भी 5वें नंबर पर लिखा हुआ है पेपर में, देयर वाज सम वाटर इन द पोट। बच्चों आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए अलविदा।